स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राष्ट्र आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। कौन कौन से आंदोलन हुए थे, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी और किस वर्ष में हुई थी, और साथ ही साथ उससे संबंधित क्या विषय रहा था और कौन कौन से व्यक्ति इसमें शामिल थे, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। वैसे मैं इन डिटेल में सब कुछ आपको समझा चुकी हूँ पहले, है ना, लेकिन आज यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगी ताकि आपको ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जो पहले से देख चुके हैं उनके लिए ये रिवीजन हो जाएगा, और जो पहली बार देख रहे हैं उनको एक सीरियल वाइज एक चार्ट मिल जाएगा कि हाँ, सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था, किस चीज़ की स्थापना की गई थी जब ये राष्ट्रीय तौर पर आंदोलन चल रहा था भारत को स्वतंत्र कराने का। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये पता भी होना चाहिए कि हमारा भारत किस तरह से आज़ाद हुआ था, क्या क्या लड़ाइयाँ हुई थी, किस तरह से क्या क्या आंदोलन चला था, वो सब आप लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, ज़रूर देखिएगा। आधुनिक भारत में आता है ये टॉपिक, तो इससे 2 नंबर का मार्क्स ज़रूर बन जाता है हर एग्ज़ाम में, तो ज़रूर देखिएगा, है ना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, पहले सब्सक्राइब करना, उसके बाद जो ये बेल है उस पर ऑल प्रेस कर देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। इससे रिलेटेड आपको एक भी मार्क्स गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी अच्छी तरह से आप वीडियो देखिएगा कि एक भी आपका मार्क्स गलत ना हो। देखिए, मेहनत तो करना पड़ेगा क्योंकि सरकारी नौकरी में मेहनत मांगते हैं वो लोग। ठीक है, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको बस वीडियो ध्यान से सुनना है, और आप सुनते ही सुनते आपको ये बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऐसे ही याद करवा दूंगी। आप देखोगे कि सुनते ही सुनते, वीडियो ध्यान से देखते ही देखते आपको ये काफ़ी अच्छी तरह से याद हो जाएगा। देखिए, ये सारे क्रम हैं आंदोलन एवं घटनाएं। ठीक है, कौन कौन से आंदोलन हुए थे और किस वर्ष में ये घटना हो गई थी, इससे संबंधित विषय क्या रहा था और कौन से व्यक्ति इसमें शामिल थे, है ना। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। देखिए, थोड़ा सा और अगर पीछे चल के बात करते हैं तो भारत का जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है ये 3 चरण में है। ठीक है, जैसे मैंने पढ़ाया था, प्रथम चरण में हमने पढ़ा था उदारवादी युग। ठीक है, जो द्वितीय चरण था उसे हम कहते हैं उग्रवादी, और जो तृतीय चरण होता है वो था हमारा गांधी युग। सब कुछ A to Z इन डिटेल में समझा चुकी हूँ। यहाँ पर भी एक एक लाइन में आप लोगों को समझा दूंगी। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है कब, 1885 में। ठीक है, AO करते हैं इसकी स्थापना कहाँ, मुंबई में। सबसे पहले इसकी बैठक ही मुंबई में होती है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसकी बैठक मुंबई में ही होती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 72 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कितने होते हैं, 72 होते हैं। और बात करें कि मुंबई में और कहाँ हुई थी, थोड़ा सा और अगर डिटेल में जानने की कोशिश करें तो वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुई थी। ठीक है, 12 बजे दिन में हुई थी। और अगर डिटेल में बात करें तो 28 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो इसका 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, है ना, जिसमें 72 प्रतिनिधि बैठे थे। इसको याद रखिएगा। और मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस तरह से हुई, कौन कौन इसमें थे, और उसके बाद किस तरह से नरम दल और गरम दल में ये अलग हो गए थे, वो सारी चीज़ें मैं A to Z आपको अलग से बता दूंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो प्रथम चरण था हमारा आंदोलन का, उसमें बंग भंग आंदोलन हो जाता है। स्वदेशी आंदोलन कौन से साल में हुआ था, ये 1905 में हुआ था। याद रखिएगा, 1905 में हुआ था। क्यों हुआ था बंग भंग आंदोलन, जिसे आगे चलकर स्वदेशी आंदोलन कह रहे थे। ये बंगाल का जो विभाजन हो गया था उसके विरुद्ध में हुआ था। किसने किया था बंगाल का विभाजन, आपको बताया है किसने किया था, ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल का विभाजन। कब हुआ था इसकी घोषणा, डेट याद रखिएगा, 16 अक्टूबर। ठीक है, 16 अक्टूबर को 1905 में ये हो गया था। ठीक है, इसकी घोषणा कर दी गई थी कि बंगाल का विभाजन हो जाएगा। ठीक है, इसको शोक दिवस के रूप में भी माना जाता है ना। बंगाल का जब विभाजन हुआ था तो इसको शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या घटना होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। क्यों की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना और किसने की गई थी, ये भी हम पढ़ेंगे। देखिए, समझा दूंगी मैं आपको। ये किस सन में हुई थी, 1906 में ये हो गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना।
आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ने की थी। कहाँ पर? ढाका में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में, ठीक है। वहाँ पर ये हो गई थी, है ना, सॉरी, इसकी स्थापना की गई थी। करने का सबसे बड़ा इनका उद्देश्य यही था, मुस्लिम लीग की स्थापना। कांग्रेस तो हो गई थी, स्थापित कर दी गई थी 1885 में, लेकिन मुस्लिम लीग की स्थापना करने का ये सिद्धांत मतलब था कि उद्देश्य ये था कि भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति उत्पन्न करना था और भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक व अन्य अधिकारों की इसमें रक्षा करना था, ठीक है। इसलिए ये किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, ठीक है। फूट डल जाती है इनके बीच में, सूरत की फूट हो जाती है इनमें। सूरत में क्या होता है कि ये सूरत में आयोजित हो रहा था कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है। इस समय हो जाता है ये कांग्रेस का विभाजन होता है, जिसे एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट का ये कहना था कि ये सबसे दुखद दिन है कांग्रेस का, है ना। नरम दल और गरम दल में हो जाता है। ये जो अभी हमने पढ़ा था, बंग भंग विरोधी आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, तो उसमें एक बात चल रही थी, कांग्रेस के जो कुछ लोग थे जो गरम और अपने आप को नरम दल कह रहे थे, तो एक दल जो गरम दल था उसका कहना था कि पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन फैलाया जाए, मतलब कि अपने से भारत की चीज़ें यूज़ करेंगे, ये जो बाहर के देश की जो चीज़ें हैं उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन नरम दल का क्या कहना था कि नहीं, इस अभी आंदोलन को सिर्फ आप बंगाल तक ही सीमित रखो, बस। इस वजह से ये सूरत फूट इनमें डल जाती है। और इसमें समझने वाली एक बात है कि कांग्रेस के जो गरम दल है उसका नेतृत्व कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, जिसे लाल बाल पाल भी कहा जाता है। ये गरम दल से हैं। और जो नरम दल हैं उसका नेतृत्व कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन घुमा फिरा के भी बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद होम रूल आंदोलन चलता है, ठीक है। होम रूल आंदोलन चलता है जिसकी स्थापना तिलक और एनी बेसेंट ने की होती है। देखिए किस तरह से स्थापना होती है होम रूल आंदोलन की, कहाँ से आता है। जो एनी बेसेंट है ये 1913 में, याद रखिएगा 1913 में ये जब इंग्लैंड गई तो आयरलैंड की होम रूल लीग ने उन्हें भारत की आज़ादी के लिए इसी तरह का आंदोलन चलाने के लिए कहा था। इसलिए ये जो एनी बेसेंट है इसने सबसे पहले लंदन में जाकर होम रूल लीग की स्थापना की। उसके बाद तिलक जो हैं, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने एनी बेसेंट की सहायता से सबसे पहले पूना में इस लीग की स्थापना की, उसके बाद मद्रास में की, इसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ता गया, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि कांग्रेस तो स्थापित हो गई थी 1885 में, लेकिन मुस्लिम लीग भी आ गई थी, है ना। तो उस समय क्या हो रहा था, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसकी वजह से इनके बीच में कुछ समझौता कराना पड़ा था। वो भी कब? दिसंबर 1916 में इनके बीच में समझौता कराना पड़ा। जैसे आपको बताया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ठीक है। तो इनके बीच में समझौता कराने के लिए ही ये लखनऊ पैक्ट आया था, ठीक है। इनके बीच में समझौता कराना चाहते थे। कांग्रेस का ये मानना था कि ब्रिटिश सरकार को हटा दिया जाए, लेकिन मुस्लिम लीग जो चाहती थी वो चाहती थी कि कांग्रेस जो मतलब कि ब्रिटिश सरकार को ना हटाया जाए और ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में ही रहकर इनके अधिकारों की रक्षा की जाए, ठीक है। तो सोच का थोड़ा डिफरेंस हो गया था और बाद में धीरे धीरे तो मुस्लिम लीग ने पूरा कह ही दिया था कि हमको पाकिस्तान अलग चाहिए। इस वजह से भी इनके बीच में समझौता कराना पड़ा था, ठीक है। लेकिन ये जो समझौता है ये सिर्फ 3 से 4 साल तक ही अच्छी तरह से रहे। उसके बाद तो मुस्लिम लीग ने साफ तौर पे कह दिया कि नहीं, हमें तो सिर्फ पाकिस्तान ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद मॉन्टेग्यू घोषणा होती है, ठीक है। मॉन्टेग्यू घोषणा में क्या होता है, ये कब होती है, ये 20 अगस्त 1917 को होती है, ठीक है। 20 अगस्त 1917, जिसे अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की ये घोषणा होती है, ठीक है। इस घोषणा में ये बहुत सारी बातें करते हैं, जैसे कि इस एक्ट के तहत ये क्या करते हैं, जो द्वैध शासन होता है वो ये लागू कर देते हैं, ठीक है। द्वैध शासन ये सबसे पहले आपने पढ़ा हुआ, अंग्रेज के ज़माने में जब औरंगज़ेब के जो वंशज चल रहे थे वो सब थे, तो ये सबसे पहले बंगाल में किया गया था द्वैध शासन। लेकिन यहाँ पर ये वापस 1917 में ये एक और बार लगा देते हैं द्वैध शासन, ठीक है।
कब लगाया था ये ध्यान दीजिएगा। ये जो मॉन्टेग्यू घोषणा है उसमें 20 अगस्त 1917 को भारतीय मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की ये घोषणा होती है, ठीक है। इसमें ये द्वैध शासन लगा देते हैं। उसके बाद रोल एक्ट आता है, ठीक है। वैसे तो और भी हो रहा होता है बीच में, जैसे चंपारण की सत्याग्रह की घटना होती है, खेड़ा अहमदाबाद मिल मजदूर, ये सब भी होता है, लेकिन देखिए रोल एक्ट भी होता है, ठीक है। ये कब होता है ध्यान दीजिएगा, 19 मार्च 1919 को, ठीक है। याद रखिएगा 19 मार्च 1919 को ये घोषणा की गई है। कहीं पर आपको 1918 भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये क्यों आया था भारत में, है ना। ये इसके अंतर्गत ऐसा था कि ये जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब कि अगर ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी नेता है, कोई भी व्यक्ति है जो भड़का रहा है किसी को हमारे खिलाफ, तो इसको गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसे लोगों ने काला कानून भी कहा था, ठीक है। क्या कहा था, काला कानून भी इसको कहा गया था, ठीक है। देखिए 1918 में ये रोलेक्ट एक्ट तो आ चुका था, लेकिन पारित जो हुआ था ये 19 मार्च 1919 को हुआ था, ठीक है। इसलिए दोनों सन में आपको कंफ्यूज नहीं कंफ्यूज नहीं होना है। 1918 में तो ये आ चुका था रोलेक्ट एक्ट, लेकिन पारित करने में इतना समय लग गया 19 मार्च 1919 में, ठीक है। बस देखिए अब उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है ना। ये 13 अप्रैल 1919 को होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल डायर और अमृतसर में इन्होंने हत्या की, मतलब इतने सारे लोगों को मार दिया था। करीबन 3000 लोग इसमें मारे गए थे। 20,000 लोग इकट्ठा हो गए थे, सो रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ हो गए थे। क्यों हुए थे याद रखिएगा कि पंजाब के 2 प्रमुख लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, है ना। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, अमृतसर में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था रोलेक्ट एक्ट के तहत, क्योंकि ये किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे। उसमें ना ही कोई अपील कर सकता है, ना ही कोई वकील लगा सकता है, ना ही कोई दलील कर सकता है। इस तरह का तो एक कानून था, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का ये कानून था रोलेक्ट एक्ट। उसके तहत तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया नेता को। तो उसके विरोध में ये सारे लोग यहाँ पर एक जगह पर ये क्या करते हैं, एक स्थल पे जाते हैं जलियांवाला बाग, वहाँ पर 20,000 लोग इकट्ठा होते हैं और इसका विरोध करते हैं रोलेक्ट का। और ये जो इन्होंने 2 नेता को गिरफ्तार किया था इसका विरोध कर रहे होते, तो वहाँ पर 20,000 लोगों के ऊपर जनरल डायर ने क्या इनकी फ़ौज को कह दिया था कि 3 मिनट के अंदर इन सबको हटाना है, आप चाहो तो कैसे भी हटाओ इसको। तो इन्होंने क्या की, गोलियाँ शुरू कर दी, है ना, सबके ऊपर गोलियाँ शुरू कर दी। तो उसमें करीबन 3000 लोग मर गए थे, ठीक है। कितने लोग मर गए थे, 3000 लोग मर गए थे। एक और चीज़ इसमें याद रखिएगा कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने सर की उपाधि लौटा दी थी। महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी और जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी, ठीक है। ये सारी उपाधियाँ इनको दी थी ब्रिटिश सरकार ने, और ये सारी इनको वापस इन्होंने लौटा दी थी जब ये घटना हुई थी, ठीक है। और काफ़ी सारे लोगों ने तो इस्तीफा भी दे दिया था। अब देखिए खिलाफत आंदोलन आया था उसके बाद, है ना, ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये आया था, ठीक है। ये आया था 1919 को। ये कब हुआ था आंदोलन, 1919 को हुआ था। शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने ये किया था, ठीक है। किसने किया था, शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने ये किया था। ये इसलिए किया था क्योंकि भारतीय बहुसंख्यक मुसलमानों के एक वर्ग के लिए इन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। इसलिए इन्होंने ये चला दिया था खिलाफत आंदोलन। सबसे बड़ा रीज़न भी ये था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच में होने वाला था एक सेवर्स की संधि, है ना। इसके तहत तुर्की के जो सुल्तान थे उसके समस्त अधिकार छीन लिए गए थे। इस वजह से जो तुर्की राज्य था वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया। और उसके बाद क्या होता है कि विश्व के जितने भी सभी मुसलमान थे वो सब सुल्तान, जो तुर्की के जो सुल्तान थे उसका अपना खलीफा मानते थे, मतलब धर्म गुरु मानते थे। इसलिए ये सारे लोग, मुस्लिम लोग असंतुष्ट हो गए, जिस वजह से इन्होंने सब ने मिलकर खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। भारत में कौन कर रहे थे, शौकत अली और मोहम्मद अली कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद देखिए हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होती है, ठीक है। ये होती है 28 मई 1920 को, 28 मई
1920 को, ठीक है। जलियांवाला बाग से ये संबंधित होती है। ये सिर्फ लिपापोती की जाती है एक तरह से कि ये क्यों किया गया है, क्या वजह थी, इस तरह से जवाब मांगा जाता है। तो उसके तहत ये एक तरह की कमेटी बिठाई जाती है ना, जिसमें ये सारे लोग पता करते हैं कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड किया गया है ये क्यों किया गया था, ठीक है। ये 28 मई 1920 को किया गया था, क्योंकि बहुत सारे नेता आक्रोशित हो चुके थे इस वजह से कि जलियांवाला बाग में इतने सारे लोगों को मार दिया गया, जिस वजह से सिर्फ ये दिखावट के लिए इन लोगों ने, ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमेटी स्थापित कर दी। उसके बाद देखिए कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है, याद रखिएगा, दिसंबर 1920 को होता है, ठीक है। उसमें असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, ठीक है। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसका रीज़न सबसे बड़ा होता है कि जो रॉलेट एक्ट आता है और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है और जो खिलाफत आंदोलन होता है उसका जवाब देने के लिए गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया, ठीक है। याद रखिएगा, ये नागपुर का जो अधिवेशन होता है उसमें इसको पारित कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन का आरंभ होता है 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को करते हैं ये आरंभ, महात्मा गांधी जी करते हैं, ठीक है। ये महात्मा गांधी जी ही इनका जवाब देना चाहते हैं ये सारी चीज़ों का, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में ये ऐसा करते हैं। देखिए फिर एक घटना होती है असहयोग आंदोलन के दौरान, चोरा चोरी कांड, ठीक है। चोरी चोरा कांड इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, कौन से सन को होता है, याद रखिएगा 5 फरवरी 1922, ठीक है। 5 फरवरी 1922 को होता है। गोरखपुर जिला जो है उत्तर प्रदेश में, कि इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। क्या होता है उसमें, इसमें एक ऐसा होता है कि एक थानेदार और 21 पुलिस कर्मियों की मौत हो जाती है, ठीक है। इस वजह से ये जो असहयोग आंदोलन है इसको वापस ले लिया जाता है। मतलब कि ये इस आंदोलन में इतने ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, असहयोग आंदोलन करते करते एक भीड़ इतनी ज़्यादा उग्र हो जाती है कि एक थाने को बंद कर देते हैं बाहर से, और उसके अंदर इतने जो पुलिसकर्मी होते हैं, 21 पुलिसकर्मी और एक थानेदार, उन सबको ये जिंदा जला देते हैं सारे लोग, ठीक है। इस वजह से गांधी जी काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और इस आंदोलन को वहीं समाप्त करने की बात करते हैं, क्योंकि गांधी जी शांतिपूर्वक ये चलाना चाहते हैं, है ना। शुरुआत में तो शांतिपूर्वक ही चलाना चाहते हैं कि हाँ मैं शांति से ही इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा कि कोई खून हो या फिर मारपीट हो, ऐसा कुछ नहीं चाहते थे, ठीक है। उनके शब्द आपको पता है, जैसे कि सत्य, अहिंसा, सर्वोदय, है ना, ये इनके विचार होते हैं, जिसके तहत ये ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं। देखिए अब उसके बाद क्या होता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन स्वराज पार्टी की मांग होती है, ठीक है। उसके बाद होती है स्वराज पार्टी की मांग। स्वराज पार्टी क्यों की जाती है, ये एक तरह की पार्टी होती है जो कांग्रेस के भीतर ही एक समूह के रूप में कार्य करती है, ठीक है। याद रखिएगा, ये एक पार्टी होती है जो कांग्रेस के अंदर ही एक समूह के रूप में कार्य करती है ना। इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की होती है 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को। याद रखिएगा, उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। यह आता है भारत में, यह आता है अक्टूबर 1924 को, सचिंद्र सान्याल द्वारा आता है, ठीक है। सचिंद्र सान्याल इनसे रिलेटेड है। उसके बाद देखिए साइमन कमीशन की नियुक्ति हो जाती है भारत में, ठीक है, 8 नवंबर 1927 को। कब, 8 नवंबर 1927 को। किसने किया होता है, जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का ये गठन होता है। साइमन कमीशन जो होता है ये जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का ये एक गठन होता है, ठीक है। जब साइमन कमीशन हमारा भारत में आता है उससे पहले ही कांग्रेस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, ये सब इसका विरोध करने लग जाते हैं और नारा चलता है कि साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है। इस तरह का इनको नारा सुनने के लिए मिल जाता है, कहाँ, मुंबई में, ठीक है, बम्बई में, कि साइमन कमीशन वापस जाओ। नव युवक इसमें हड़ताल करने लग जाते हैं, काली झंडी दिखाकर इसका विद्रोह करने लग जाते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या होता है, साइमन कमीशन का
ठीक है, इस तरह से तो उसका विद्रोह होता ही है। लेकिन अब क्या होता है आगे चल के, जब साइमन कमीशन भारत में आ जाता है तो 3 फरवरी 1928 को इसका विरोध बहुत सारे लोग कर ही रहे होते हैं। लेकिन एक घटना होती है, जैसे कि भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध होता है और इनके ऊपर लाठी चार्ज कर देते हैं। ठीक है, किनके ऊपर? लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, जिसकी वजह से इनको चोट लग जाती है और एक ही माह के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पुलिस अधिकारी सैंडर्स होते हैं। कौन होते हैं वो पुलिस अधिकारी? सैंडर्स, याद रखिएगा, सैंडर्स पुलिस अधिकारी होते हैं। इनके नेतृत्व में दमन चक्र चलाया जाता है। दमन चक्र करना मतलब कि ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे होते हैं सब, तो इस चीज़ को दबाते हैं कि इसका विरोध मत करो। वो पुलिस दबाती है इस चीज़ को, जो भी लोग विरोध करते हैं तो दमन चक्र किया जाता है, दबाते हैं उस विरोध को। तो समय नेतृत्व कर रहे होते हैं लाला लाजपत राय, तो इनको चोट लग जाती है डंडी से और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, देखिए फिर नेहरू रिपोर्ट आती है भारत में। नेहरू रिपोर्ट में क्या कौन से सन को आती है? याद रखिएगा, अगस्त 1928 को। कब? अगस्त 1928 को ये रिपोर्ट आती है और इसके अध्यक्ष जो रहते हैं वो होते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो इस नेहरू रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो क्या होता है इसमें, जैसे कि रिपोर्ट में प्रादेशिक स्वायत्तता होती है, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन मांगते हैं ये, केंद्र एवं प्रांतों में शक्ति का ये बंटवारा करना चाहते हैं, सांप्रदायिक चुनाव पद्धति की ये समाप्ति चाहते हैं, मौलिक अधिकार चाहते हैं, उच्चतम न्यायालय एवं प्रतिरक्षा समिति के गठन की ये अनुशंसाएं करते हैं इस नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, इसलिए इस रिपोर्ट को लेकर आते हैं, इसमें सारी चीज़ें रखते हैं। ये किसके सामने? ब्रिटिश सरकार के सामने रखते हैं। लेकिन क्या होता है, जब ये चीज़ें जो लिखी गई होती हैं इसमें कि हमें ये सारी चीज़ें जाएँ, तो कांग्रेस के अंदर एवं बाहर इस मतभेद, इसके ऊपर कुछ मतभेद हो जाता है, जिसके कारण यह रिपोर्ट भी लागू नहीं हो पाती है। उसके बाद देखिए वर्दोली सत्याग्रह होता है अक्टूबर 1928 को। गुजरात के किसानों के लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में यह आंदोलन होता है। ठीक है, वारदली सत्याग्रह याद रखिएगा, अक्टूबर 1928 को होता है, गुजरात के किसानों के लगान वृद्धि के विरोध में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस, इसमें क्या होता है? ये होता है सन, याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका जाता है। ठीक है, इसे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। सन याद रखिएगा 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, भगत सिंह और जो बटुकेश्वर दत्त हैं, इनके दोस्त हैं, ये बम फेंक देते हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं होता है, ये सिर्फ जागृति के लिए धमाका कर रहे होते हैं। ठीक है, और इनको फांसी भी दे दी जाती है। आगे चलकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है 23 मई 1931 को। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है दिसंबर 1928 को। पूर्ण स्वाधीनता का यहाँ पर प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक है, और अगर जाने तो उसमें क्या होता है जो और इसके अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में होता है ये लाहौर अधिवेशन, ये भी याद रखिएगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये हो रहा होता है। ठीक है, लाहौर का अधिवेशन। ठीक है, चलिए, और अगर और ज़्यादा पूछा जाता है तो ये मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित इसमें किया जाता है। इस अधिवेशन में 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किया गया एवं 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। ठीक है, स्वतंत्र पूरी तरह से नहीं हुए थे। ठीक है, लाहौर का अधिवेशन हो गया था 1929 में, है ना। उसके बाद ही ये घोषणा भी कर दी गई थी, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कर दी गई थी 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की ये घोषणा हो गई थी। ठीक है, डेट भी याद रखिएगा, सन भी। उसके बाद नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 को ये सत्याग्रह चलता है। महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर, ठीक है, दांडी एक प्लेस है, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का इन्होंने उल्लंघन कर दिया था।
मतलब ब्रिटिश सरकार इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे भारतीयों पे कि नमक बनाने पर भी ये कर लिया करते थे। नमक तो एक ऐसी चीज़ से थी जो अपने आप ही बन रही थी, प्राकृतिक तौर पे बन रही थी। तो गांधी जी का यही कहना था कि ये तो प्राकृतिक तौर पे बन रही है, आप इसका कर हमसे क्यों ले रहे हो। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, नमक बनाने के बाद ही इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी गांधी जी ने। ठीक है, याद रखिएगा गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च गुजरात के समुद्र तट पर स्थित डांडी की यात्रा की थी। ठीक है, कितने सारे लोगों को लेकर, 78 अनुयायियों के साथ, है ना। और जैसे ही नमक सत्याग्रह कर लेते हैं उसके बाद ही ये नमक कानून तोड़ देते हैं, उसके बाद ही ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की ये शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, इतिहास में इसको डांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। जो ये नमक यात्रा जो हो रही थी उसको डांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नमक बनाने का जो ये कानून तोड़ रहे थे। उसके बाद देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को, 12 नवंबर 1913 को हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में ये आयोजित किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में ये आयोजित किया गया था, परंतु कांग्रेस के बहिष्कार करने के कारण यह असफल रहता है। याद रखिएगा, यहाँ कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, क्योंकि क्या हो गया था कि कांग्रेस के ऊपर इन्होंने एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने। उसके बाद एक समझौता भी करना पड़ता है इनको, गांधी इरविन समझौता हो जाता है, जिसके बाद गांधी जी द्वितीय में ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन होते हैं सिर्फ वहाँ भाग लेते हैं गांधी जी। ये जो कांग्रेस सत्ता है, कांग्रेस सरकार थी, ये सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही ये पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी तृतीय और प्रथम में भी ये नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या होता है, गांधी इरविन समझौता है ना। अभी जैसे आपको बताया मैंने, गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने इसका बहिष्कार कर दिया था क्योंकि इसके ऊपर पहले से ही कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए थे। ठीक है, तो उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है 4 मार्च 1931 को, है ना। याद रखिएगा 4 मार्च 1931 को ये होता है ना। कहीं आपको 8 मार्च भी लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, चलिए, महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा हो जाती है। गांधी जी को ये कहते हैं कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को ख़त्म कर दो और ये एक तरह का समझौता कर लो। ठीक है, जिस समझौता को ये गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। महात्मा गांधी और वायसराय होते हैं इरविन, है ना, इनके मध्य में होती है ये, ठीक है, गांधी इरविन समझौता। उसके तहत ही ये क्या कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन आप खत्म कर दो। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अब होता है 7 सितंबर 1931 को। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया होता है, प्रथम में नहीं लिया होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस में पार्टिसिपेट किया था गांधी जी ने, तो द्वितीय था। सन याद रखिएगा 7 सितंबर 1931 को। फिर कम्युनल अवार्ड दिया जाता है ना, जिसे सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है। कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट, ये होता है 16 अगस्त 1932 को। ये मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व को प्रदान करता है। ठीक है, प्रतिनिधित्व प्रदान करना होता है, मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना होता है। ठीक है, इसमें देखिए उसके बाद पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता भी कहा जाता है। ये येरवादा सेंट्रल जेल में होता है। कहाँ पर, येरवादा सेंट्रल जेल में, 24 सितंबर 1932। देखिए इसमें क्या होता है, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है जिसके सांप्रदायिक पंचाट में दलीलों के लिए प्रांतीय विधानसभा के प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर SC ST आपको अगर पता होगा तो ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने ये रिजर्वेशन करवाया था। ठीक है, तो इनका ये कहना था कि सिर्फ इतनी सीट नहीं दो इन लोगों को, ज़्यादा सीट बढ़ा दो इन लोगों के लिए। ठीक है, कितनी, 148, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए लोग हैं। इस तरह से ये बातें होती हैं, इसमें एक तरह का ही समझौता ही होता है। ठीक है, इनके बीच में कुछ मतभेद हो जाता है तो उसको ख़त्म करने के लिए भी ये होता है। ठीक है, देखिए अब तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, तीसरा, है ना।
देखिए इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ द्वितीय में ही गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, बाकी प्रथम और तृतीय मतलब थर्ड इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कर रही हूँ, याद रखिएगा ना। गोलमेज सम्मेलन होता है 17 नवंबर 1932 को, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। देखिए अब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है मई 1934 को। कौन इसके संस्थापक होते हैं? जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और SM जोशी। ठीक है, ये और अशोक मेहता भी थे। ठीक है, और आचार्य नरेंद्र देव भी थे इनके संस्थापक। ये इनसे संबंधित व्यक्ति है। प्रथम इसका सम्मेलन पटना में हुआ था 1934 में। इसका उद्देश्य क्या था कि कांग्रेस की नीतियों का अनुपालन करना, देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया का नियोजन एवं नियंत्रण राज्य के हाथों में होना। ठीक है, ये सब चीज़ें सुनिश्चित करना था इसका उद्देश्य। साथ ही साथ राजाओं एवं जमींदारों का बगैर मुआवजा दिए उन्मूलन करना था, इसका उद्देश्य था, इसलिए इसका गठन किया गया था। उसके बाद देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया 1 मई 1939 को। ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। ठीक है, जिसे क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सुभाष चंद्र बोस होते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करने वाले। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जो सुभाष चंद्र बोस थे वो समाजवादी अतिवादी नेता थे। ठीक है, याद रखिएगा, समाजवादी अतिवादी नेता थे। क्या वजह थी, क्यों इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया? तो सुनिएगा। 1 मई 1939 को समाजवादी अतिवादी नेता सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी से मतभेदों के कारण फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर दिया था। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 1940 में इनको नज़रबंद भी कर लिया था, और जहाँ से ये यूरोप भाग जाते हैं 17 जनवरी 1941 को। देखिए अब मुक्ति दिवस बनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर ये मनाया गया था। हुआ क्या था, कुछ मतभेद हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मुस्लिम लीग यही चाहते थे कि इनको पाकिस्तान मिल जाए, भारत का विभाजन हो जाए, जो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती थी, है ना। तो इस वजह से इनके बीच में मतभेद हो जाता है और कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देते हैं। तो जब ये त्यागपत्र देते हैं तो इस चीज़ को ये मुक्ति दिवस कहते हैं। कौन? मुस्लिम कहते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग कहती है कि ये हमारे लिए मुक्ति दिवस था 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, त्यागपत्र दे देते हैं कांग्रेस मंत्रिमंडल। देने का रीज़न ये था कि इनके बीच में मतभेद हो जाता है। ठीक है, चलिए ना, देखिए पाकिस्तान की मांग हो रही थी 24 मार्च 1940 को। बिल्कुल मतलब कि पूरे मन से इन्होंने बता दिया था कि इनके मन में सिर्फ यही है कि ये द्विराष्ट्र चाहते हैं। द्विराष्ट्र मतलब कि दो राष्ट्र, एक हिंदुस्तान अलग हो गया और एक पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने ये कह दिया था साफ तौर पे कि इन्हें द्विराष्ट्र चाहिए। ये लाहौर अधिवेशन में भी ये बात को कह चुके थे, मतलब काफ़ी बार ये इस बात को उठा रहे थे, और इन्होंने ये भी कह दिया था कि इस चीज़ को हासिल करना ही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, मुस्लिम लीग में लाहौर अधिवेशन में। ठीक, याद रखिएगा 24 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग उठ गई थी। अगस्त प्रस्ताव अब आता है 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिन लिथोगो ने ये घोषणा कर दी थी। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव ये लेकर आए थे, एक तरह का प्रस्ताव था। उसके बाद क्या होता है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आता है भारत में। ठीक है, देखिए जो भी चीज़ें ना, जितने भी पॉइंट है मैं A to Z आपको वैसे भी डिटेल में समझा चुकी हूँ, यहाँ पर भी और समझा रही हूँ ताकि रिवीजन हो जाए, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि क्या क्या हो रहा था भारत में जब हमारा भारत आज़ाद होने वाला था। देखिए क्रिप्स मिशन आया था फिर भारत में। क्रिप्स एक इंसान का नाम है। ठीक है, ये मार्च 1942 में आया था। स्टीफर्ड क्रिप्स ये लेकर आए थे। ठीक है, क्यों लेकर आए थे, ये लालच दे रहे थे हमारे भारत में देखिए 3 तरह से युद्ध चल रहे थे, याद रखिएगा। जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी लड़ रहे थे ब्रिटिश सरकार से ताकि उसको हटा दिया जाए। मुस्लिम लीग लड़ रहे थे अपने अधिकार के लिए। ठीक है, दोनों के बीच में अपनी बात रख रहे थे, ब्रिटिश सरकार के बीच में भी, और कांग्रेस से साफ कह चुके थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए। तो जो हमारा कांग्रेस था, है ना, कांग्रेस पार्टी जो है ये ब्रिटिश सरकार से भी लड़ रहे थे, अपनी मतलब बात रख रहे थे, और साथ ही साथ ये मुस्लिम लीग से भी अपनी बात रख रहे थे। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि विभाजन हो भारत का। ठीक है,
तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया क्रिप्स मिशन ने, एक प्रस्ताव लेकर बीच में आ गया। क्या प्रस्ताव था इसका? इसका प्रस्ताव था कि ये ऐसा प्रस्ताव रखा था इसने कि स्वराज्य की स्थापना करेंगे, भारतीय संविधान सभा बनाएंगे जिसमें न केवल भारतीय रियासतें होंगी बल्कि जिन प्रांतों को संविधान पसंद नहीं होगा उन्हें वर्तमान व्यवस्था में रहने या नए संविधान बनाने की इजाज़त भी ये दे देंगे, और जो भी अल्पसंख्यक है भारत में उसकी सुरक्षा भी ये करेंगे। ठीक है, अल्पसंख्यक उस समय मुसलमान थे तो उनकी भी ये सुरक्षा करेंगे, ऐसा इसने क्रिप्स ने एक प्रस्ताव रखा। लेकिन अब तक हमारे भारतीय जाग चुके थे, हमारे भारतीयों को समझ में आ गया था कि ये सारी चीज़ें सिर्फ लालच है। तो गांधी जी ने ये कहा था इस प्रस्ताव के ऊपर कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। ठीक है, मतलब कि एक तरह का ऐसा चेक है जो आगे की तारीख के लिए है, लेकिन उसका बैंक कभी भी नष्ट हो सकता है। मतलब कि चेक तो आपको दे दिया, लेकिन अगर बैंक बैलेंस से ख़त्म हो गया तो चेक का आप क्या करोगे, इस तरह से ये इनका मीनिंग था। ठीक है, तो इस वाक्य में जो जिसका बैंक नष्ट होने वाला है ये लाइन जोड़ दी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन को तो इन्होंने साफ मना कर दिया था कि हमें तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है ये एक तरह का सिर्फ लालच है, ज़रूरी नहीं कि आप इस पर बने रहो। इन्होंने साफ, अब गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू इन्होंने साफ मांग रख दी थी कि आपको भारत छोड़ना ही पड़ेगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव आ गया था, भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने ये साफ बात रख दी थी, है ना, कि भारत छोड़ो आंदोलन अब करेंगे हम। इन्होंने एक नारा दे दिया था, करो या मरो। देखिए गांधी जी काफ़ी ज़्यादा उदारवादी थे, ये मतलब कि काफ़ी इनका अलग आचरण था, ये शांतिपूर्वक ही अभी तक आंदोलन कर रहे थे, लेकिन ये एक चीज़ समझ गए थे कि अब या तो करना पड़ेगा या तो मरना पड़ेगा, या तो बलिदान दो या तो फिर मतलब कि उनको मार दो, है ना, करो या मरो, इस तरह से अब आपको करना ही पड़ेगा भारत को बचाने के लिए। ठीक है, मतलब कि अपना अगर आपको स्वतंत्र होना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने अंग्रेज़ों को कह दिया था भारत छोड़ो। ठीक है, तो क्या हुआ था आपको अगर पता होगा, मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया था। तो देखिए 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ये बात कह दी थी कि करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन हम करेंगे। अगले दिन 9 अगस्त को तो इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने 0R चलाया। ठीक है, 0R एक तरह से इन्होंने अपनी तरफ से चलाया, जिसमें जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने का रीज़न यही था कि अगर गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो कौन नेतृत्व करेगा, कौन इनको बोलेगा, छात्रों को, किसानों को, मजदूरों को, सेना को कौन बताएगा रास्ता कि अब किस तरह से आंदोलन करना है। ठीक है, इस वजह से अगला दिन होने से 9 अगस्त होने से पहले ही सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे ही गांधी जी ने कहा कि हमें अगले दिन आंदोलन करना है, 8 अगस्त को इन्होंने प्रस्ताव रख दिया था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन कर देंगे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को साफ कह देंगे कि आप भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दे दिया। लेकिन अगले ही दिन इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है, गांधी जी को नज़रबंद कर लिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी आंदोलन चलता है, ऐसा नहीं आंदोलन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, आंदोलन फिर भी चलता है। ठीक है, जो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो होती है ना, वो सब फिर जो छोटे छोटे जो नेता होते हैं भूमिगत रहकर ये आंदोलन को चलाते हैं। बड़े बड़े नेताओं को तो गिरफ्तार कर लिया इन्होंने, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अब आंदोलन होने वाला है बहुत ही बड़ा, तो बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो छोटे नेता थे, जिसे हम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कह सकते हैं, ये सब भूमिगत रहकर इस आंदोलन को आगे चलाते हैं। देखिए उसके बाद शिमला सम्मेलन होता है ना, शिमला सम्मेलन ये 25 जून 1945 को होता है। सभी राजनीतिक दलों का यहाँ पर सम्मेलन होता है, जितने भी राजनीतिक दल थे सबका यहाँ पर सम्मेलन होता है। याद रखिएगा 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। सभी राजनीतिक दल जो भी थे उस समय उन सब का सम्मेलन हुआ था। 25 जून 1945 है ना, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नौसेना का विद्रोह होता है 19 फरवरी 1945 का मुंबई INS तलवार के सैनिकों द्वारा होता है। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ लीजिएगा। फिर प्रधानमंत्री इटली की घोषणा होती है। ठीक है, 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन ये दे देते हैं। ठीक है, कि हाँ भारत को हम स्वतंत्र कर देंगे, ये सिर्फ उस समय सत्ता पूरी तरह से इनको सौंप देते हैं। ठीक है, कब 20 फरवरी 1947 को ना ये जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते हैं इटली, ये कहते हैं कि मैं 1948 के पहले भारतीयों को पूर्ण सत्ता सौंप दूंगा। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है, कैबिनेट मिशन का आवागमन होता है 24 मार्च 1946 को। इसमें क्या होता है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य जैसे पैंथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर का भारत आगमन होता है और कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन होता है। 16 मई 1946 ईस्वी को ये सब कुछ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त 1945 को। मुस्लिम लीग द्वारा ये बनाया जाता है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। उसके बाद अंतरिम सरकार की स्थापना होती है 2 सितंबर 1946 को। नेहरू जी प्रधानमंत्री इसमें बनते हैं। ठीक है, किसमें, अंतरिम सरकार की स्थापना के तहत। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, माउंटेबन योजना आती है 3 जून 1947 को। वायसराय होते हैं ये माउंट बेटन, इनका नाम है माउंट बेटन, है ना। योजना आती है 3 जून 1947 को। ये वायसराय होते हैं माउंट बेटन ने भारत विभाजन की योजना रख दी होती है, क्योंकि मुस्लिम लीग बिल्कुल भी मान नहीं रहे होते हैं। ये चाहते हैं किसी भी तरह से कि भारत हमारा 2 टुकड़ों में हो जाए, एक पाकिस्तान अलग हो जाए और एक हिंदुस्तान अलग हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो ये जो मुस्लिम लीग है ये काफ़ी ज़्यादा दंगे करवा रहे थे भारत में। ठीक है, इन्होंने बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में दंगे भड़का दिए थे काफ़ी ज़्यादा कि हमें तो किसी भी तरह से पाकिस्तान चाहिए। इसलिए इनको ये करना ही पड़ा, माउंट बेटन को ये योजना लानी ही पड़ी कि भारत का विभाजन कर दिया जाए, जिसमें हामी भर दी थी इन्होंने। किन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे उसमें और महात्मा गांधी जी भी थे जिन्होंने हामी भर दी थी, है ना। उसके पीछे रीज़न ही यही था कि मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा दंगे करवा रहे थे, तो करना ही पड़ा था किसी भी तरह से। स्वतंत्रता की प्राप्ति अब हो जाती है 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाती है 15 अगस्त 1947 को। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए भारतीय गणतंत्र की स्थापना करते हैं 26 जनवरी 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत के गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति इसके बनते हैं, है ना। और अगर आपको डिटेल में समझना है तो देखिए मैं A to Z आप लोगों को समझा चुकी हूँ और यहाँ पर भी मैंने काफ़ी कुछ समझा दिया है, जिसके तहत आप बहुत कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं ना। एक ही वीडियो मैंने दे दी है, बाकी अगर देखा जाए तो मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं। प्रथम चरण पूरी तरह से पढ़ा दिया, द्वितीय चरण पूरी तरह से पढ़ा दिया और तृतीय चरण जो गांधी युग था उसको भी मैंने 3 पार्ट में लेकर आकर पूरा A to Z समझा दिया। ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पूरा ज़रूर देखिएगा कि 2 मार्क्स या फिर इससे भी ज़्यादा मार्क्स यहाँ से बनकर आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखा करो ताकि आपको एक बहुत अच्छा नॉलेज मिले और इससे रिलेटेड एक भी आंसर आपका कभी भी गलत ना हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इस हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप वीडियो देखते हैं, जहाँ तक आप देखते हैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है वीडियो। PDF भी आपको मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा। इस बेल पे भी ऑल प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।